बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तहम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है सब्ज़ी मंडी के मसाइल के ऊपर। इसी के साथ साथ हमारे ताजरों के जो बहुत बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर तफ़सीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो ग्रैंड क्रैकडाउन चल रहा है। हम देख रहे हैं कि शहर को खुला किया गया है। जो रेडीबान हज़रात हैं उनको कहा गया है कि अब आप जो है वो इधर रेडी को या तो चलाते रहें या एक जगह पे जो है वो खड़ा करना जो है वो उस पर ममानियत हो गई है। इसी के साथ साथ हम रोड्स के ऊपर देखते थे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो भी खाली कराए जा रहे हैं। एक हमने देखा कि बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है सब्ज़ी मंडी के अंदर। वहाँ पर तमाम जो हमारे कॉरपोरेशन के एहलकार भी मौजूद थे, पीरा फोर्स मौजूद थी, पीरा फोर्स इसको लीड कर रही थी और हमने देखा कि सब्ज़ी मंडी को काफ़ी खुला किया गया। इसके ऊपर ताजिर बरादरी के काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात है। अभी इस वक्त जो है वो हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से की गई है, जिसकी वजह से अशय खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद नदीम कुरैशी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सब्ज़ी मंडी के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़राज़ रमज़ान, जो कि ताजरों की बीट को जो है वो कवर करते हैं। इनसे ताजर के हवाले से जो है वो मसाइल के ऊपर तफसील गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो पैरा फोर्स का क़याम किया गया है और जो कॉरपोरेशन के काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं जानने की कोशिश करेंगे कि ये तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ताजिर बरादरी के, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, अवामुन्नास का इसके बारे में क्या जो है वो इसके मामले में अवामुन्नास के इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप यमा? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़राज़, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी आँख खुल गई थी टाइम पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए टाइम से पहले आ गए आज आप 10 मिनट पहले आ गए थे। तो वो वक्त पर उठने से और वक्त पर आने से सारे काम सीधे हो जाते हैं और दिन भर की रूटीन जो है वो भी अच्छे से गुजरती है। आपको इस चीज़ का पता है? अच्छा, ये फ़राज़ ये बताएं कि अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वक्त पर आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये क्यों बदलते जा रहे हैं रवैये, और हम जो है वो बड़ी देर से उठते हैं और देर से हमारी दुकानें जो हैं वो खुलती हैं और कारोबार जो है बड़ा देर से आगाज़ होता है। देखें, जो आज की नौजवान नस्ल है तो उसमें रात को जल्दी सोने वाला कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो आज भी 8 से 9 बजे इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 9 बजे के बाद सो जाते हैं। लेकिन जो हमारे जैसी नौजवान नस्ल है वो रात को 1-2 बजे 3 बजे जब सोएंगे तो जाहिर सी बात है सुबह 10 से 11 बजे उठेंगे। तो इसी तरह मार्केटें और बाज़ार भी 11 से 12 बजे सुस्ती और काहली की वजह से खुलने लग जाते हैं। मैं इसे सुस्ती और काहली कहूँगा, लेकिन वो पहले का दौर था जब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते थे, फिटनेस का ख्याल रखते थे, टाइम से सोते थे, नाश्ता टाइम पर करते थे और मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। तो हर चीज़ टाइमली होने से एक रूटीन सेट रहती थी। लेकिन आज देखें, सुस्ती और काहली अवाम पर, हम पर इतनी असरअंदाज है कि हम देर से उठते हैं, हर काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। ये मेन वजह है। नदीम कुरैशी साहब, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। इसमें आप मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले बुज़ुर्ग कहते थे ईशा की नमाज़ पढ़ के सो जाएं, फ़राज़ ने बात की, अब आजकल बिस्तर पे लेट के जब तक मोबाइल का यूज़ ना करें जब तक नहीं सोते हैं। तो ये देर से सोने की वजह से है ना, कि जब आप देर से सोएंगे तो ज़ाहिर है सुबह फजर की नमाज भी गई और देर से आप। अच्छा, ये प्रोग्राम के हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले इसी मोबाइल पर गुफ्तगू कर लेते हैं। आप जो है वो आपने वो दौर भी देखा कि जब मोबाइल बिल्कुल आगाज़ हो रहा था। हमारी जनरेशन वो है जिसने बिल्कुल मोबाइल जो है वो पैदा होते ही देखा। तो मुझे ज़रा बताइएगा, मवाज़ना कीजिएगा कि इससे क्या कारोबार की अगर हम बात कर लेते हैं, फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या रवैयों में भी हमारे ज़रा बताइएगा। नहीं, कारोबार को तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब देखें, अगर मैं अपनी सब्ज़ी मंडी के हवाले से मिसाल देता हूँ। पहले PTCL का दौर था, तो जब हमारे माल जाया करते थे मुल्तान से कराची के लिए गाड़ी रवाना हो गई, 2 दिन लगते हैं कराची पहुंचने के लिए। अब वहाँ पे तेज़ बिक रहा है या कम बिक रहा है, तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है अगर बाज़ार डाउन भी हो गया है, यानी रास्ते में जो गाड़ियाँ हैं वो भी डाउन बिकेंगी। और अब तो इतना मोबाइल फास्ट हो गया है कि ड्राइवर हजरात के पास भी मोबाइल है। अगर कराची की तरफ रुख किया हुआ गाड़ी ने और वहाँ पे बाज़ार डाउन हो गया है तो गाड़ी का रुख मोड़ देते हैं कि भाई हैदराबाद उतार दें, सक्कर उतार दें रास्ते में, जिधर बाज़ार तेज़ होता है। कारोबार में तो बेहतरी आई है मोबाइल की वजह से, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। जहाँ पर नुकसानात हैं वहाँ पर कुछ फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ का इसी तरह का है। बिल्कुल। अच्छा कुरैशी साहब, मैं आपसे ज़रा जो है वो हमारा मौजूद है उस पर आगाज़ करना चाहूँगा। हड़ताल की गई ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, उनके अपने मुतालबात हैं, वो उनका अपना जो है वो मसाइल हैं, उसके ऊपर जो है वो उन्होंने हड़ताल की, लेकिन उसकी वजह से अशय खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगीं, कारोबार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा, ऐसे है कि हड़ताल की जो कॉल की गई थी ना, उसमें तकरीबन 3-4 रोज़ पहले आगाही थी कि फ़लाँ डे जो है हड़ताल होगी।
तो कुछ फार्मर्स और ठेकेदारों ने अपने माल पैकिंग नहीं करवाए, ओके। जो मार्केट में नहीं आए। तो जाहिर है मार्केट में एक माल कम आएगा तो उसकी वजह से रेट तो अप हो जाना है। तो वो कुछ ऐसे आप 8-10% कह सकते हैं तेज़ी हुई है सब्जियात में, जिसकी वजह से माल कम होने की वजह से। और कुछ ऐसा भी क्या नाम है आड़तियान को सामना करना पड़ा है कि जो साउथ पंजाब से छोटे शहरों से इस बड़े ज़िले मुल्तान में ख़रीदारी के लिए आते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बिक सकी। ठीक है। अच्छा, उसमें भी हमारी जो ये सब्ज़ी और फ्रूट है ये फ्रेश होती है, तो पेरिशेबल आइटम है, इसने ख़राब हो जाना है अगर वक्त पे चीज़ नहीं पहुंचेगी। अगर एक दिन 2 दिन डिले हो जाए इसकी वो क्वालिटी नहीं रहती। गीली आइटम है ना, हाँ जी, तो कीड़ा लग जाता है, सड़ बिल्कुल जाती है। ख़राब हो जाना है वक्त पे अगर चीज़ पहुंचेगी फ्रेश है। और जो खरीदने जा रहा है वो भी यही कहेगा कि मुझे अच्छा चीज़ माल मिलनी चाहिए, फ्रेश मिलनी चाहिए, फ्रेश मिलनी ख़राब चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा ये बताइएगा कि ये ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल की गई, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मौजूद थे, तमाम सारे ट्रांसपोर्टर्स मौजूद थे। इसकी वजह से अगर मैं मुवाजना आपको कहूँ कि करें कि कितना जो है वो कारोबारी नुकसान हुआ या बिल्कुल नेग्लिजिबल था, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कारोबारी नुकसान तो इसमें हुआ है, आप ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन कुछ हुआ है कारोबारी। और ट्रांसपोर्ट देखें, हर ताजिर की सब्ज़ी मंडी से हट के भी आप जितने भी ताजरान हैं उनकी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट। कोई भी आइटम आप देख लें, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। और जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो हम किस तरह कारोबार को जो है आगे बढ़ा सकेंगे। और ये आप देखें जिस दौरान क्या नाम है हड़ताल हुई है, हड़ताल वाले दिन यहाँ तक कि कोई लेन देन तक भी नहीं हुए। जो हम बैंकों के ज़रिए ऑनलाइन अपनी मंगवाते हैं या कोई लेन देन करते हैं वो भी नहीं आए, क्योंकि माल जाएंगे तो हमारी पिछली रिकवरी आएगी। ठीक है फराज, मैं आपसे इसकी ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूँगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हड़ताल की क्या सूरत हाल है, क्या वो कॉल वापस ले ली गई है? दूसरा कारोबार के हवाले से बताइएगा, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ? देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल है वो इस वक्त बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक वाहिद तबका है जो इंटरलिंक करता है मार्केट्स को आपस में। बिल्कुल। अब सब्ज़ी मंडी की बात मैं नहीं करता, गला मंडी की बात नहीं करता, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। एक शहर से दूसरे शहर चीज़ें पहुँचाने के लिए अगर सब्ज़ी मंडी की बात करें तो हम देखें फल और फ्रूट सब्जियाँ एक दूसरे शहर में हम भेजते। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है ये, तो यहाँ से छोटे शहरों में सामान जाता भी है और बाहर से आता भी है यहाँ पर। इसी तरह गला मंडी की भी यही सूरत हाल है। 3 दिन हड़ताल की वजह से पूरे जनूबी पंजाब में अजनास की सप्लाई बंद पड़ी रह गई है। कहीं पर जब अजनास की सप्लाई ना जाएगी तो ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने लगेगी। ज़ाहिरी बात है, मसनूई किल्लत होने की वजह से रेट ऑटोमेटिकली जो है वो महंगे होते जाएंगे। अब हमने जब कल ताजरों से बात की है, वो कहते हैं अब तक तो कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत स्टॉक मौजूद भी होता है। अब चूँकि काम ख़त्म होने को है, अगर 2 दिन मज़ीद हड़ताल जारी रहे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे ये होगा कि जो चीज़ पहले से महंगी है वो मज़ीद महंगी हो जाएगी। इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा, गरीब आवाम पर पड़ेगा, जो पहले ही मैं समझता हूँ सफ़ेद पोश हो चुकी है। लकड़ मंडी की सूरत हाल देखें, जो दरवाजे और लकड़ी जो दीगर शहरों से, कराची से और आना था, सारी लकड़ी आनी थी, वो नहीं पहुंची। वो माल अभी तक रुका हुआ है, जिनकी डिलीवरियां पहुंचनी थी वो रुकी हुई हैं। और लकड़ मंडी में तो इस वक्त तो सीजन है पड़ा और शादियों का सीजन फर्नीचर है, बनवाना है, लोगों ने घर बनवाने होते हैं, दरवाजे लेट हो रहे हैं। ये इसी के फराज इस बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी जनाब, गुजारिश ये है कि अपनी टीवी की आवाज़ जो है वो पीछे से कम कर लीजिएगा और अपना नाम बता के फिर सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारा सवाल ये है, ये हुकूमत से हमारी अपील है, ये ड्राइवरों को क्यों बंद कर रहे हैं? ये ओवरलोड करते हैं, इनके इंसान इतना चला रहे हैं, हमारे 10,000 सैलरी होती है तो 15,000 का चलान कर देते हैं। तुम्हारी वजह से हम ये भी हमारी अपील की है। अच्छा, गुजारिश ये है कि दोबारा एक दफ़ा सवाल को रिपीट कीजिएगा आपने। हेलो जी जनाब, अपने सवाल को दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं सवाल किया है, ये हमारे हुकूमत गवर्नमेंट पंजाब से ये सवाल है, ये हमें जो ड्राइवर जो बंद कर रहे हैं इसके क्या गुनाह है? ये गरीब 500 दिहाड़ी पे काम करते हैं, इसके ऊपर 10-15 हज़ार का पैसा कट जाता है। ये
ये इसलिए आपके साथ से ये सवाल किया, ये आपकी मेहरबानी, आपके आवाम तक पहुंचाए, मेहरबानी करें, ड्राइवर को बंद करें, ये चलान वगैरह कम कर दें। जी जनाब, बिल्कुल। ये जो इस वक्त चालान किए जा रहे हैं, कानून पर जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है, बड़ा स्ट्रिंजेंटली रूल्स को जो है वो फॉलो कराया जा रहा है, चालान भी कराए जा रहे हैं। इस हवाले से फराज ज़रा रोशनी डालिएगा, जैसे वो कह रहे हैं कि अब जो है वो चालान भी किए जा रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग आ रहे हैं। ग्राउंड की इस वक्त रियलिटी क्या है? देखें इस वक्त, देखिए इसमें ज़रा एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिएगा कि रूल्स हमारे लिए बनाए जाते हैं। जब भी हुकाम से बात की जाती है वो यही कहते हैं कि कानून पर अमल उसी शख्स का चलान होगा जो रूल्स पे अमल नहीं कर रहा। CPO मुल्तान और CTO मुल्तान की जानिब से स्ट्रिक्ट हिदायत हैं कि अपना लाइसेंस बनवा लें। कोई ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की उन्होंने सख्ती से जो है वो आर्डर जारी कर दिए हैं। इस पर यह है, अगर हमारा ट्रैफिक हमारा लाइसेंस नहीं बना होगा तो हमें जुर्माना होगा, अगर हमारा हेलमेट नहीं होगा तो फिर भी हमें जुर्माना होगा, हमारी बाइक है वो खस्ता हाल है, उसके इंडिकेटर्स नहीं है तो इस पर भी हमें जुर्माना हो सकता है। और ये सब कुछ हमारे लिए ही है ताकि हम इस पर अमल दरामद कर सकते हैं, हमारी हिफाजत के लिए ही है, तो इसलिए इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हिदायत हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिदायत हैं और कानून हमारे अपनी बेहतरी के लिए बनाया ये जाता है। भाई कानून पर हम सही कह रहे थे कि 500 रुपए की जिसकी दिहाड़ी है उसके लिए 700 रुपए की, उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बोझ है और लोग बेबस भी हो रहे हैं। लेकिन ये एक अगर कदम उठाया जाता है, इनिशिएटिव जो होता है वो हमारी बेहतरी के लिए, मुल्क की कौम की बेहतरी के लिए होता है, तो इसलिए सख्ती से अमल दरामद इसलिए करवा रहे हैं ताकि लोग इस पर। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनको ज़रा ले लें। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, तमाम भाई, दानियाल बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह दानियाल साहब। हाँ, ठीक है। आज क्या आपके रिपोर्टर भी बैठे हैं, अंजुमन ताजरान भी बैठे हैं मंडी के जी। क्या तमाम भाई, बात ये कि हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है। कितने दिन हड़ताल करेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? मतलब ये अब ये चलानों की बात कर रहे हैं, कम ये जो सुबह इंटरव्यू कर रहे थे आपके रिजवान जमीर साहब, जो कह रहे थे कि जी हमारे परमिट रूट खुले हैं, लाइसेंस खुले हैं, ये झूठ है। इनके कहीं पे तो लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं बने हुए, बन नहीं रहे, ये ऐसे कह रहे हैं। हड़ताल का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। और जहाँ तक रही कीमतों की बात जब एक चीज आएगी नहीं तो वो तो होनी महंगी। हड़ताल करने से कोई नहीं, गवर्नमेंट से कोई टक्कर नहीं दे सकता। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, आप हमारे टक्कर नहीं दे सकता। जी रेगुलर कॉलर हैं जी, आप हमेशा आप प्रोग्राम को देखते हैं और हमेशा हमारे जो है वो कॉल करके अपना जो है वो कीमती राय लाजमी देते हैं। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जैसे पहले वाले कॉलर ने भी हमसे यही सवाल किया कि गरीब आवाम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर चलान कर दिया जाता है, 500 की दिहाड़ी है। इधर जो है वो दूसरे कॉलर हैं, वो भी आवाम का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि कानून पे अमल करना है, इनके तो रूट परमिट नहीं मौजूद, तो इसीलिए चलान किए जाते हैं। तो दोनों ही आवाम का हिस्सा है। मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रा कॉमेंट कर दें। इसमें एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा, ताजिर बरादरी भी जब अपने किसी मुलाजिम को काम के लिए भेजते हैं तो ट्रैफिक वार्डन उनको भी रोक लेते हैं, पता लगे कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और वो सलाखों में है पीछे। बिल्कुल, इस पे कमेंट कीजिएगा कुरैशी साहब। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक के बाद बात को यहीं से शुरू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो चलान किए जा रहे हैं और बड़ा स्ट्रिंजेंटली जो है वो रूल्स को फॉलो कराया जा रहा है। फराज ने जैसे कहा कि रूल्स हमारे अपने लिए बनाए जाते हैं, इसको अगर हम अमल करेंगे तो हमारी अपने जो है वो बेहतरी के लिए किए गए हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इससे नालाब ही नज़र आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाना चाहिए था, थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए था, पहले सिखाया जाना चाहिए था और उसके बाद जो है वो चलान किए जाने चाहिए थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ जैसे कॉलर ने हमारे बताया कि 500 दिहाड़ी वाले मज़दूर को अगर 5000 का जुर्माना हो जाएगा तो उसका तो पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाएगा। नदीम कुरैशी साहब, आप इसके ऊपर कुछ जो है वो रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ इसके ऊपर ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे हैं कि चलान जब आप करेंगे उसके ट्रांसपोर्ट एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाने के लिए पेट्रोल भी आजकल बड़ा महंगा है, आपको पता है। वो एवरेज भी उनकी नहीं निकलती है। अगर वो 2000 या 3000 कमा रहा है अपने खर्चे निकाल कर, और जब उन पे मुसल्लत आप 15-15 हज़ार के भी चलान सामने आए हैं कि इस तरह किए गए हैं, तो वो गरीब तो रोएगा, चीखे मारेगा। और अक्सर ये ड्राइवर हजरात जो हैं
इनकी अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं होती, ठेके पे ये होती जॉब कर रहे होते हैं या ठेके पे होते हैं, पीछे मालिकों को भी जा के देते हैं, और उसमें इनकी नौकरी भी खतरे में होती है। मालिकान खुद कहते हैं कि भाई आपने जो ये चलान करवा कर आ गए हो, चीज़ें पूरी नहीं करते या रूट्स हैं, अगर इनकी कोई चीज़ें शार्ट हो रही हैं, पहले तो पब्लिक को आदी बना दिया कि भाई जिस तरह माशरा चल रहा है चलने दें। अगर आप कोई रूल्स मुसल्लत कर रहे हैं उनके ऊपर, कोई टाइम पीरियड दिया जाए उनको वार्निंग दी जाए, सुधरने का और मौका सुधरने दिया। का मौका तो देना चाहिए ना। अब हमारे ताजरान के ग्रुप हैं, इस बारे में ताजरान के जो मसाइल आ रहे हैं, आए दिन हम मीटिंगें कर रहे हैं, 2 दिन छोड़कर 3 दिन, ताकि कोई लाए अमल बनाया जाए इंतज़ामिया के साथ मिलकर या ट्रैफिक से या आरपीओ सीपीओ के साथ मिलकर, कोई ना कोई हमें इसका लाए अमल बनाना है। आप लोग बैठ के इसके ऊपर जो है वो लाएमल बनाने की कोशिश कर रहे जी, हैं हमारी और इसके कोशिश ऊपर जो है वो देखते हैं कि क्या हाल इसका निकलता है। पेरा फोर्स के बारे में बताइएगा। हम देख रहे हैं पूरा शहर जो है वो काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा है, तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। सब्ज़ी मंडी में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया जहाँ पर तमाम फोर्सेज जो है वो मौजूद थी, पेरा फोर्स जो है उसको लीड कर रही थी। उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि आप लोगों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपको लगता है कि ठीक है इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? नहीं, जहाँ तक अक्रोचमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है, पेरा फोर्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो ऐसे काम भी कर जाते हैं। अच्छा मिसाल के अच्छा, तौर पर मिसाल के तौर पे मैं आपको सब्जी मंडी की बताता हूँ। सब्जी मंडी हमारी बाउंड्री के अंदर आती है, और बाउंड्री में कोई जगह ऐसी नहीं है जो ट्रैफिक के अंदर रुकावट आ रही हो या कोई ऐसे मसाइल हो। अच्छा उसमें एक सरकारी शेड है, सरकारी शेड का इशू है कि इसके अंदर प्लेटफॉर्म आप अपना माल बेचें, रोड पर ना आए। लेकिन एक 3.5 मरले की शॉप है, जिस शख्स की 5 गाड़ी आ रही है, 4 गाड़ी आ रही है, वो तो शॉप के अंदर मुकम्मल नहीं आएंगी, जाहिर है भाई रोड तक भी आ जाएंगी, और ये सारा होता है 1 घंटे का 2 घंटे का खेल। ठीक है, माल बिक गया, लोडिंग होकर चला गया, अगर सिटी का तो सिटी में चला गया, अगर दूसरे शहरों का है तो उधर चला जाएगा, साउथ पंजाब की मंडियों में। और इसमें हमारे जो पंजाब डायरेक्टर हैं आसिफ रजा साहब, सेक्रेटरी ताजवर अमीन साहब हैं, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई, और मैंने अब तो खैर अब्दुल समी एसी सिटी साहब चले गए, उनसे भी पिछले दिनों मीटिंग रही इस बारे में। उनको भी मैंने कहा कि जहाँ पे आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें बताया जाए, हम खुद मूव करा देंगे, लेकिन आप इस तरीके से ज़्यादती करें कि होटल नहीं होने चाहिए। अब आप देखें 8 से 10 हज़ार क्या नाम है लोग डेली आते हैं सब्जी मंडी के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी भी, और फराज जो लोकल सतह पे माल लेने के लिए आते हैं वो तमाम घर से बगैर नाश्ते के आते हैं, मंडियों में ही आगे नाश्ता करते क्योंकि हैं। टाइम लग जाता है। फराज इस जनाब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इंक्रोचमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। चलें, सब्जी मंडी एक वॉल के अंदर है, उसका एक गेट मौजूद है, 4 दीवारी में है ना। उसके बाहर जो रेडियां लग जाती हैं जो बिल्कुल रोड पर आ जाती हैं, जिसके ऊपर ट्रैफिक का भी बहाव मुतासर होता है, तो उनके खिलाफ भी जब एक्शन लिया जाता है तब भी वो आप लोगों का सहारा लेते हैं, ताजा सहारा लेते हैं कि ये जी हम जो इनकी इजाज़त से बैठे हुए, ये तो सब्जी मंडी का हिस्सा है। नहीं सर, उनको हमने परमिशन नहीं दी हुई है रेडियो। ठीक है, ठीक है ना, लेकिन वो भी एक गरीब हैं और इसी पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है, अपना रोजगार कमा रहे हैं। उनका अगर कोई डिसिप्लिन कर दिया जाए, जैसे फुटपाथ पे अक्सर रेडियाँ लगाई हुई हैं कि भाई फुटपाथ पे लगा रहे हैं, सड़क पे रुकावट में ना है, उनको अगर इस तरह डिसिप्लिन किया जाए, चेक एंड बैलेंस उनका, तो रोज़गार है। अगर आप गुर्बत तो ख़त्म नहीं कर सकते, गरीब को अगर कुछ लेंगे तो गरीब अमीर को खा जाएगा। आजकल आपको पता है कि कितने डकैती हैं, कितनी वारदातें हो रही हैं, ये बेरोज़गारी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, गरीब अगर कोई अपनी मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, 1000-1500 रुपये कमा कर या 2000 कमा कर, आप बताएं 2000 में क्या होता है? घर चलता है? रेंट के मकान है या रेंट की, यहाँ तक कि जो रेडी फरोश भी होते हैं ना, इनकी अपनी ज़ाती रेडी भी नहीं होती है, रेडी भी रेंट पर होती है। तो मैं उनकी मुखालफत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि गरीब आदमी आखिर उसने भी अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, बच्चे पालने, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो ये रास्ते में है उसको बिल्कुल वायलेशन है, ये ठीक है, रास्ते में फुटपाथ पे लगा लें जो बात है। अच्छा, इसका बेहतर हल ये नहीं है कि जिस तरह बात की जा रही थी कि शायद डबल फाटक के करीब एक जगह खाली है, उधर जो है वो जगह दे दी जाएगी, इधर जो है वो घंटा घर के करीब एक रेडी का बाजार बनाया जा रहा है, वो भी बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर रेडियाँ सारी शिफ्ट हो जाती हैं या इस तरह के स्पॉट्स मुख्तस कर दिया जाता है, हाँ, जैसे जैसे इलाका वाइज जो है ना, जी, स्पॉट्स मुख्तस कर दिया जाए ना, वो बेहतर है। अगर आप कहें ना कि एक जगह, अब हमारे व्याड़ी चौक से जो चौक मारे वाले का एरिया है, अब व्याड़ी चौक पे भी इनको देना चाहिए और चौक मारा वाले पे भी देना चाहिए। दरमियान में अगर मंडी का ये खत्म कर दें तो उसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मंडी के अंदर आकर भी रिटेल मार्केट है। हाँ जी, तो मंडी के अंदर भी रिटेल जो है वो बैठे हैं और वहाँ मंडी के अंदर भी लोगों ने जो है वो रेडियाँ लगाई हुई हैं, उस पर भी जो है वो कारोबार हो रहा है। इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा।
वालेकुम तो भाई दोबारा मैंने जहमत दी है, कॉल की है, दानियाल बात करो मुझे। जी दानियाल साहब। ये जो अस्सलाम वालेकुम जनरल सेक्रेटरी साहब नदीम कुरैशी साहब, मेरा आपसे ये सवाल वालेकुम है अस्सलाम। कि आप जो कह रहे हैं कि हमने फुटपाथ पे रेड़ियाँ लगाने के कावा, मुझे बताएं कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है, ये रेड़ी लगाने के लिए? ठीक है जी दानियाल साहब, मैं ये बताएं कानून के तरीके में भी ये जो है ना फुटपाथ पे आप किसी किस्म की तजावजात नहीं कर सकते। मैं भी बड़ा अर्सा रहा हूँ, किया है, मगर वो कहते नहीं हम तो पैसे देते हैं अंदर मंडी वालों। मंडी के अंदर इतनी एक जगह आपके पास अभी भी स्पेस पड़ी है जिसमें आप कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। ये बात ना करें कि हमने फुटपाथ पे लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, ये बात ना करें आप जी ये बहुत तो आपका सवाल नहीं बनता। जी बहुत शुक्रिया दानियाल साहब। फुटपाथ जो है ना वो पैदल चलने वालों के लिए बनी। जी देखिए, दानियाल इस साहब बात बहुत का शुक्रिया। मैं बता देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। जी जी आम अवामी तासुर यही है जी। नहीं, मैं ये इनका दानियाल भाई के बात का जवाब देता हूँ। देखिए, अगर आप मंडी का सर्वे करें या ये दानियाल साहब वहाँ पर जाएं, जो मंडी के आगे फुटपाथ है वो पैदल चलने के लिए नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, वो एक बाउंड्री के आगे जगह मखसूस है, वहाँ पे कोई पैदल चलने का तस्वुर ही नहीं होता, क्योंकि नीचे लिंक रोड है, तकरीबन 4-5 फुट के उस पे है। हाँ जी बिल्कुल आपने देखा है, बिल्कुल। तो वो रोड यूज़ किया जाता है और वहाँ पे कोई फुटपाथ पे ना शॉप्स आ रही हैं ना कोई मकान आ रहे हैं जो उनको, वो ज़ाहिर है खाली पड़े हैं। एक शख्स रोड पर रेडी लगा के खड़ा है, चौक कुमारा वाले से जब वो चलते हैं ना वियाड़ी चौक तक, वो बहुत स्पीड में होते हैं। हाँ जी। और मंडी से भी इसी तरह लोडिंग होकर रक्शे हैं या खोता रेडी हैं वो निकल रहे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और इसमें हादसाती मौत भी हुई हैं और कुछ ऐसे हादसात भी हुए हैं जिनमें फ्रैक्चर वगैरह हो गया टांग का, ऐसे मामलात आए। तो ये ख़तरनाक है, तो इससे बेहतर ये नहीं कि फुटपाथ पे लगा लिए जाएं, या फिर क्या नाम है गवर्नमेंट कोई ऐसा वो लाएअमल बना लें कि बिल्कुल ही इनको वहाँ से मूव कर दें मंडी के आगे से, क्योंकि मंडी में रिटेल ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से ही मिलेंगे, अंदर भी रिटेल मार्केट चल रही है। दुकानों के आगे जो फड़ी हजरात बैठे हैं वो सुबह से लेके और तकरीबन मगरिब तक या असर तक जो है ना रिटेल माल फरोख्त बिल्कुल। करते ये हैं। फड़िया हजरात पे भी हमने गुफ्तगू करनी है जब हम वो फार्मर्स मार्केट के ऊपर तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं ये इस पर ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि रेडी बान हजरात के हवाले से इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि पीरा का जो इंक्रोचमेंट था उसके ऊपर हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल अवामी तासुर ये जाता है कि शायद आपकी मुआवनत से ही जो वो लोग जो है वो कारोबार कर रहे हैं, उस तासुर का क्या जवाब देंगे? देखिए सर, हमारे ताउन से कोई ऐसा मसला ठीक नहीं है। हमने खुद पहले भी, और अगर बाय लॉ कोई एक्शन लिया जाता है तो आप उस बाय लॉ को किस एक्शन को सपोर्ट करेंगे अगर कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ किया बिल्कुल जाता है? ठीक है। हम वायलेशन के खुद खिलाफ हैं। ठीक है। और मैंने सेक्रेटरी साहब को और आसिफ रज़ा साहब जो हमारे डायरेक्टर पंजाब हैं, जब मुल्तान आए, पामरा डीजी साहब आए, उनसे मीटिंग की, उनमें मैंने खुद कहा कि आप हमें निशानदेही कर दें, मैं मूव करवा देता हूँ जो जगह। और एक इशू आ रहा है कि जो गवर्नमेंट के शेड बने हुए हैं उस शेड के अंदर होटल नहीं होने चाहिए। अच्छा, शेड के अंदर होटल्स नहीं होटल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, होटल नहीं होने चाहिए। मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारे मलकियत दुकानें हैं, अब कुछ आड़ती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिजनेस को, उनकी शॉप्स हैं या लाइसेंस थे उनको शॉप्स मिल गई जिस तरीके से भी, और वो आगे आड़त का काम नहीं चला सकते, उसमें वो चाहे होटल बनाएं चाहे ड्रिंक कार्नर बनाएं, तो क्योंकि वो तो उनकी ज़ाती वो ज़ाती मलकियत है, उसमें आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर 8 से 10 हज़ार लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि खाने का उनको कौन प्रोवाइड करेगा। एक कंटीन इन्होंने मखसूस की है। अच्छा। उस कंटीन के अंदर वायलेशन खुद कर रखी है। ठीक है। किस तरह है कि कंटीन का कुछ हिस्सा जो है कंटीन बना दिए, नीचे उसके कोल्ड स्टोर बन गए, जबकि कोल्ड स्टोर मुमकिन नहीं है कंटीन के ऊपर। ठीक है। और दुकानें उसमें बन गई हैं, आड़तें बना दी गई हैं। अच्छा, वो कैंसिल जब गवर्नमेंट ने कर दिया। जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त हो गया ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के हवाले से और पैरा फोर्स का जो एक ऑपरेशन किया गया सब्ज़ी मंडी के अंदर, कुछ ताजिर हजरात के जो हैं वो उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नदीम कुरैशी साहब वही तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बता रहे थे कि बाय द लॉ जो भी चीज़ होगी हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमने कानून पर जो है वो अमल करना है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो जो तजावुज़ात हटाई गई तो अब थोड़ा सा जो है वो बेहतर हालात हैं वहाँ पर, गुज़र आमदोरफ्त जो है वो थोड़ी बेहतर हो गई है, जो है वो रोड काफ़ी खुले नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि कैंटीन का एक मसला है,
वहाँ पर उसके नीचे कोल्ड स्टोरेज बनाई गई है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक बुनियादी सवाल है, जो वो आप बता रहे थे कि दुकानें जो हैं वो उधर जो है वो कैंटीन बनाए, उसकी ज़ाती मिल्कियत है, लेकिन वो दुकानें तो इसीलिए मुख्तस की गई हैं कि वहाँ पर कारोबार किया जाएगा। अगर कारोबार के अलावा कोई और सरगर्मी वहाँ पर होती है तो वो तो फिर एक्शन लिया जा सकता है वहाँ पर। सर ऐसे है कि हमारी 29 एकड़ पे ये मंडी है, ठीक है, और 29 एकड़ को एक कंटीन सपोर्ट नहीं कर ओके सकती। ओके, अच्छा, वो भी प्रॉपर कंटीन नहीं है, उसका कुछ हिस्सा कंटीन का नीचे कोल्ड स्टोर बना दिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट के इलम में, और गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल किया है। ओके, कैंसिल करके अपनी तहवील में नहीं लिया। क्या है कि मंथली जा रही है, उनको नीचे कोल्ड स्टोर चल रहा है, ऊपर कंटीन नाम के लिए बस रख रखी ठीक है। और जो मजदूर 1000-1200 रुपये कमा रहा है, आप बताएं वो कंटीन अफोर्ड करेगा? बिल्कुल। रेडी पे से वो 150 रुपये का 100 रुपये में नाश्ता कर लेगा, खाना खा लेगा, 200 रुपये में खा लेगा। अब 300-400 या 500 रुपये तो नहीं कंटीन पे अफोर्ड कर अच्छा सकता। जनाब, इस सारे मसाइल के ऊपर कोई आपका कोई आगे का लाहेमल क्या है? क्या कोई गुफ्तगू की जा रही है इंतज़ामिया के साथ बैठ के कि इसका मसाइल का जो है वो हल निकाला बिल्कुल, जाए? मेरी बातचीत चल रही है उनके साथ, होटलिंग के बारे में भी, इन सारे मसाइल के बारे में। 29 एकड़ पे या तो जिस तरह चल रहा है, जो शेड हैं, शेड पे से हम मूव कर देते हैं होटल वगैरह। ओके, दुकानों में अगर जो भी आड़त का काम नहीं कर सकता, तो मैंने ये दरख्वास्त की है वो अपना होटल चलाए, या जो भी है ड्रिंक आना रखे या रेंट पे दे, अपना गुजर बसर करे। ठीक है। अगर आप इस बात पे नहीं आते तो 29 एकड़ में से चारों कोनों पर और दरमियान में 2 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स कम से कम फूड के हमें और दे दें, और वो पॉइंट आप जब फिक्स कर देंगे उसके अलावा और होटल्स नहीं होंगे। बाकी रेडी वाले हैं वो तो फिर आगे पीछे करते ही रहते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो बड़े मसाइल हैं इसके ऊपर जो है वो आपकी गुफ्तगू चल रही है। फराज, मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा इस वक्त इन सारे मसाइल की ग्राउंड रियलिटी क्या है, और पीरा फोर्स के क़याम के बारे में आवाम की क्या राय है? इसके बारे में क्या क्या वो क्या कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्योंकि बज़ाहिर आवाम को तो फ़ायदा हो रहा है कि शहर जो है वो खुला हो रहा है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। बाज़ारों की बात करें, गलियों की बात करें, तो जहाँ पर गुजरने की जगह नहीं होती थी, आज वहाँ पर लोग जो है वो गुजर रहे हैं। और हमारे जैसे कॉलर दानियाल साहब बात कर रहे थे कि फुटपाथ है वो तो चलने की जगह है, वहाँ पर कारोबार नहीं किया जा सकता। देखें तिहामा, पीरा फोर्स का क़याम एक एहसन इक़दाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पीरा फोर्स इस वक्त शहर भर में तजावज़ात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आप देखें, जहाँ पर भी तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर फिर तजावज़ात कायम हो जाती हैं। ये इसकी मिसाल मैं यही दूंगा, मैं समझता हूँ वो मिसाल शायद इसीलिए बनी थी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नदीम साहब बैठे हैं, सीनियर ताजरान हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं। इनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आप देखें, सब्ज़ी मंडी में जब डीसी ने या असिस्टेंट कमिश्नर ने जाके विज़िट करना होता है तो उसी रूट को ही साफ़ करवाया जाता है, वहाँ से इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया जाता है। बाकी सारी मंडी को ऐसे सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। बाकी सारी मंडी में वही गंदगी, वही रूटीन का अमल, सिर्फ उसी रोड पर भी जो है वो पाउडर बिछाए जाते हैं, उसी रोड को क्लियर करवाया जाता है ताकि डीसी साहब को गुजरते वक्त कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, वो इसमें बेशुमार मुतअद्दिद ऑपरेशन हुए सब्ज़ी मंडी से तजावज़ात के खात्मे के लिए। अंजुमन ताजरान कहाँ पर हैं? वो अपने मसाइल क्यों नहीं बता रहे इंतज़ामिया को? वो उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? छोटे ताजरों की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कि ये हमारे यहाँ पर सफाई के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं? देखिए, नदीम साहब बैठे हैं, अब जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ तजावज़ात के खात्मे के लिए, नदीम साहब ने अपनी क़यादत के साथ वहाँ पर आगे डटकर मुकाबला भी किया और वहाँ पर मुजाहिरा भी किया, ठीक है, मज़ामत भी की कि ये गैर ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि पीरा फोर्स अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ गैर ज़रूरी काम भी हैं। मिसाल के तौर पे एक जैसे प्राइवेट शेड हैं, सरकार की जानिब से शेड दिए गए ना, जो ताजिर को अलाट कर दिए गए, वो एक किस्म के प्राइवेट हो गए, ठीक है। अब उन्होंने अपना माल को महफूज करने के लिए 4 दीवारी बनाई हुई है, ठीक है, तो उसको ही तोड़कर ब्रेक करके इसको हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल लेने। फराज, बहुत इंपॉर्टेंट आप पॉइंट उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं शूजाबाद से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद साहब, सवाल कीजिएगा। मैं सब्जी मंडी से वाबिस्ता हूँ और मैं हाजी नदीम कुरैशी साहब जो मसाइल बयान कर रहे हैं सब्जी मंडी के, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, ठीक है, और मैं एप्रिशिएट करता हूँ इनको और मैं इनकी तायद करता हूँ। और मेरी हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त है कि हाजी नदीम कुरैशी साहब के जो एतराज़ात हैं
और जो मशवरा जात हैं उन पर संजीदगी से गौर किया जाए और गरीब आदमी के लिए सोचा जाए ताकि मुआशरे से जराइम में इजाफा ना हो, मजदूर को जीने का हक दिया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं सर। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। हाजी साहब, आपके जो है वो इक़दामात की तारीफ़ भी की जा रही है, लोग जो है वो तायद भी कर रहे हैं। फराज, आप ऐड कर रहे थे इस हवाले से। अब सब्ज़ी मंडी में जाके देखें, इतनी खूबसूरत सब्ज़ी मंडी है, उसका जो गोल प्लाट है वो भी इतना खूबसूरत है, वो इस टाइम बदहाली का शिकार है, खस्ता हाली का शिकार है, सारा गंद वहीं पर पड़ा है। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। अगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी आते हैं ऑक्शन चेक करने के लिए, कमिश्नर भी आते हैं, डीसी भी, एसी भी, चक्कर लगते हैं इनके, लेकिन वही बात है जैसे फराज ने पहले कहा, एक रोड क्लियर करके दिखा दिया जाता है। सब्जी मंडी का दाखिली रास्ता इतना खूबसूरत है, जो 2 ग्रैंड ऑपरेशन हुए, उस ग्रैंड ऑपरेशन में सब्जी मंडी की जो खूबसूरती में इजाफा हुआ, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि इतनी प्यारी सब्जी मंडी है। गोल प्लाट मुकम्मल तौर पर साफ था, रोड सारे क्लियर थे और खूबसूरती मजीद उसकी बढ़ चुकी थी। अब देखें, तजावजात इस तरह कायम होती हैं कि जो शेड्स हैं उस पर जो फड़िए बैठते हैं वो 10 से 12 नहीं बल्कि 20-20 फुट दुकानों से आगे निकल कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, सब्जी मंडी चाहे 4 दीवारी में है, लेकिन वहाँ पर ख़रीदारी करने अवाम आती है, हम जैसी अवाम, आप जैसी अवाम, तो तजावजात तो हैं। तो पीरा फोर्सेस अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर यह काम नहीं किया जा रहा। ठीक है, जो इतना रश हो जाता है वहाँ पर आप घर की खरीदारी करने जाएं तो आप 15 से 20 मिनट ट्रैफिक में फंसे हुए रहेंगे। और दूसरी अहम बात कि वहाँ पर आपको इंटर होने की भी पर्ची देनी पड़ेगी, चाहे आप कुछ लें या ना लें। 20 से 50 रुपए तक पर्ची वसूल की जा रही है। ये भी सबसे अहम मसला है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को भी कहा जाता है, वो कहते हैं हमें एप्लीकेशन की शक्ल में अगर कोई दरख्वास्त आएगी तो हम उस पर मानेंगे, तो अदरवाइज़ हम नहीं मानते। जबकि उनको मुतअद्दिद बार ये बताया गया है कि ये मसला इस वक्त अहम है और लोगों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। पीरा फोर्सेस की अगर शहर की कारकर्दगी की बात करें, आप ये देखें कि हुसैना गई मार्केट में तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ, तजावजात का खात्मा कर दिया गया, तजावजात खात्मा, ऊपर से तंबू कनाते भी हटा दी गई। लेकिन आज भी आप हुसैना गई घंटाघर से जो शुरू होती है मार्केट, घंटाघर सर्कुलर रोड से ऑनवर्ड दौलत गेट वाली तरफ जाएं, ये हुसैना गई सर्कुलर मार्केट भी, हुसैना गई चौक भी, आप यहाँ पर जाके देखें, तजावजात ने जीना धोबर कर दी है। लंडा मार्केट है, वहाँ पर आप अंदरून बाजार, चौक बाजार में जाएं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारी अपनी बहैसियत शहरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, कि हमारे ऊपर के एक सर पे थानेदार बैठा रहेगा, तब तक हम जो है वो काम करेंगे, उसके बाद जैसी टीम जाएंगी दोबारा तजावुज़ात होना शुरू हो जाएंगे। मैं बहैसियत शहरी मैं बेबस हूँ, अब मैं वहाँ पर अंदर इंटर ही नहीं हो पा रहा, मैं बेबस हूँ। मैं कारोबारी हज़रात के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वो भी फिर तजावुज़ात ना करें। एक दफ़ा आपके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, आपको बताया गया कि आपकी जो है ये हदूद है, आपने इसके अंदर रहना है। अगर दोबारा वहाँ पर वो दोबारा हदूद कायम करती की जाएंगी तो कितनी दफ़ा ऑपरेशन किया जाए? हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, हमने भी तो कानून पर अमल करना है। इंतजामिया वहाँ पर कोई काउंटर तो लगा सकती है कि चेक एंड बैलेंस करने के लिए। ये मैं इंतजामिया की बिल्कुल सूरत हाल का बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमने ऑपरेशन किया जा सकता है और दोबारा ऑपरेशन किया, हमने वहाँ पर पेट्रोलिंग करनी है। क्या तजावजात तो कायम नहीं होगी? हुसैना गई चौक पर आप जाएं, वहाँ पर रक्षा माफिया खड़ा है, पूरे चौक पर आपको सिर्फ रक्षे ही रक्षे दिखाई देंगे। थोड़ा सा आगे जाएं तो लंडा मार्केट है, लंडा मार्केट वो 20-20 फुट दुकानों से बाहर बैठे हैं। आप अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकते। बिल्कुल, अगर जाएंगे भी सही पैदल जाना पड़ता है, वन वे किया हुआ है उसको, तो रोड के दरमियान से, ट्रैफिक के दरमियान से ही गुजरना पड़ेगा, तो जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इंतजामिया इस वक्त बेबस हो चुकी है तजावजात माफिया के सामने। और इंतजामिया की बेहिस्सी का आलम ये देखें, घंटाघर चौक कितना खूबसूरत चौक है, हमारा मॉडल चौक है घंटाघर चौक। 2 माह हो चुके हैं घंटाघर चौक पर एक हैवी ट्रैफिक गुजरी थी, ट्राला गुजरा था, जिसकी वजह से वो रोड बैठ चुका है। डिप्टी कमिश्नर, वो इतना अहम रोड है कि हर सरकारी अफसर का वहाँ से गुजरना होता है। ना कमिश्नर मुल्तान ने देखा, ना डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने देखा। एसी सिटी अब्दुल समी शेख जो कि ऐसा इकदाम करते रहे, उनकी नज़रों से भी जो है वो रोड ओझल रहा कि आज भी वहाँ पर देखें 2 फुट रोड नीचे बैठा हुआ है, वहाँ पर पानी जमा है, उसके साथ दूसरी जगह भी बैठ गई है। मेरा ये सवाल है, क्या इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है किसी बड़े हादसे का?
उसके ऊपर वो गोल सर्कल बना हुआ है। जहाँ पर ऐसा पहले इकदाम उठाए जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो कुछ लैप्सेस भी मौजूद हैं, उनके ऊपर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। जैसे फराज रोशनी डाल रहे हैं दीगर जो मसाइल के ऊपर डाली, उम्मीद करते हैं कि मसाइल जल्द अज जल्द हल होंगे। अशाए खुर्दनोश की कीमतों के ऊपर हमने जो है वो तफसील गुफ्तगू करनी है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के हवाले से। अब बहुत से लैप्सेस का जो है वो फराज ने रोशनी डाली कि यहाँ पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि वो मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। अशाए खुर्दनोश की कीमतों में हमने बात करनी है। फराज आसमान से बातें करी हैं। अनार जो है वो 550-600 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। अंगूर बहुत महंगा हुआ है, आवाम जो है तंग है। अच्छा, तासुर ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक कलमी है ना कि किसी चीज़ की जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। अभी लोगों को डेंगू हुआ तो लोगों ने जो है वो अनार खाना शुरू कर दिए और उसकी वजह से जो है वो उसकी किल्लत पैदा होना शुरू की। अद्वियात भी शॉर्ट हो गई और अद्वियात डेंगू की जो है वो अद्वियात शॉर्ट होने लग गई। बेसिक जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट होना शुरू की। इसकी वजह क्या है? ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है? इसकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ आपको अच्छा, पता है हाँ, हमारी लड़ाई हुई थी, तो जिसकी वजह से बॉर्डर जो है वो हमने क्लोज कर दिया। तो वहाँ से जो चीज़ें आती थी तो जाहिर बात है किल्लत तो हो गई, इसकी वजह से रेट आसमान से बातें करने लगे। इस वक्त अनार का रेट कम हो गया है, 500-600 रुपये फ़ी किलो है। यही अनार एक महीने कबल 1000 रुपये किलो था और अंगूर 800 रुपये किलो था। क्योंकि जाहिर बात है जब हमारे पास डिमांड सप्लाई की वजह से चीज़ें नहीं पहुंचेगी तो रेट तो आसमान से बातें करेंगे। अब चोरी छुप के ईरान के रास्ते से अनार तो आने लग गया है और ईरानी अनार भी आ रहा है, जिसकी वजह से रेट कम हुए हैं अनार का भी और अंगूर का भी। अंगूर और अनार दो चीज़ें हैं जो कि अफ़गानिस्तान से आती हैं, ये उनकी प्रोडक्ट हैं। हमारी जो प्रोडक्ट हैं इस वक्त सीजनल जो प्रोडक्ट हैं, एक अमरूद और एक किन्नू, ये हमने भेजनी थी उधर। अब चूँकि हमारा तनाज़ा है उनके साथ, बॉर्डर बंद है, तो हमारा कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। लेकिन इसका मकामी लोगों को ये असर होगा कि इस वक्त जो किन्नू महंगा होना चाहिए था वो सस्ता हो गया और अमरूद भी सस्ता होगा। लेकिन फार्मर को तो नुकसान होगा, जिसकी प्रोडक्शन है उसकी चीज़ जो है वो इंपोर्ट नहीं होगी। और अद्वियात के बारे में ज़रा बताइएगा, उसकी किल्लत भी हो चुकी है इस वक्त मार्केट्स में, लोगों को दवाइयाँ जो नहीं मिल रही, बेसिक जो हेल्थ बचाने वाली जो है वो जान बचाने वाले अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही। देखें इस वक्त जो मार्केट है ना वो ये सूरत हाल है कि सीजनल इन्फेक्शनल जो डिज़ीज़ के क्योर के लिए जो इस्तेमाल होती हैं अद्वियात, उनके ट्रीटमेंट के लिए वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो ही सर्दियाँ शुरू हुई हमने देखा कि नज़ला ज़ुकाम और बुखार की जो अद्वियात हैं इसमें सबसे अहम जो एंटी एलर्जिक वो टैबलेट है वो प्रीटोन टैबलेट है। इसमें पैनाडोल CF टैबलेट भी है। ज़ुकाम के लिए, बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली फिक्स्ड D टैबलेट भी इस वक्त मार्केट से शॉर्ट हो चुकी है। मैं एक बताता चलूँ, जिसके पास ये चीज़ें, ये अद्वियात पड़ी हैं वो अपनी मर्ज़ी के रेट जो है वो दे रहा है। मार्केट में चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन उतनी है, डिमांड बढ़ गई है। अगर प्रोडक्शन उतनी है तो कंपनियों को भी चाहिए, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये किरदार होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा दे, ताकि जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो रहे हैं उनको परेशानी ना हो। लिहाजा हमारी बेहिस्सी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी बेहिस्सी का आलम वही है कि हम चीज़ें शॉर्ट कर देंगे। ये भी सुनने में आया है साल पहले, क्योंकि इन्फेक्शनल डिजीज़ आने होते हैं सर्दियों में, ये आम होने होते हैं, लोग इसकी साल पहले से ही जो है वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं ताकि सीज़न कमा सकें और सीज़न में हम लोग पैसे कमाएं और महंगी फ़रोख्त कर सकें। ठीक है। अब ये खुद साख्ता किल्लत है और प्रोडक्शन भी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन जो भी है इंतज़ामी ने इसको देखना है, लेकिन इंतज़ामी अपना इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर रही। अशाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो सर आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम उन्नास काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे फराज जो है वो एक निशानदेही कर रहे थे कि इस वक्त हमारे यहाँ चीज़ों की किल्लत भी मौजूद है। आप इसके ऊपर ताजिर बरादरी की जो है वो इस वक्त हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कोई स्टॉक कर लिए जाते हैं या चीज़ें वाकई ही जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट में कम हो जाती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहने में स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि सब्ज़ी फ्रूट में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोर नहीं हो सकती। डिफरेंट चीज़ है, जैसे अब सेब है, सेब क्योंकि फसल नवंबर तक ख़त्म हो गई, क्लोज़ हो गई है। अब ये आपका मार्च अप्रैल तक जो सेब चलेगा वो कोल्ड स्टोर का चलेगा। ठीक है। इसी तरह आलू की भी लाइफ ज़्यादा है, वो भी 5-6 महीने स्टोर में रह सकता है।
ठीक है। और बाकी दूसरे आइटम है वो ऐसे 2 दिन 4 दिन या 10 दिन तो रह सकते हैं कोल्ड स्टोर में, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। क्रिस साहब, बिल्कुल आखिरी हमारे पास 30 सेकंड प्रोग्राम के हम रह गए, बिल्कुल आखिरी से मौजूद हैं, अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई पैगाम ऐड करना चाहें तो वो प्लीज़ दे दीजिएगा। तेजाब साहब। देखिए मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील है और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो पढ़ लिख के ठीक है आपके पास जॉब्स कर रहे हैं, इख्तियारात आपने उनको दिए हैं, पॉलिसी मेकर बना दिया है, लेकिन उन पॉलिसी मेकरों के साथ अगर आप ताजरान की अटैचमेंट कर दें, क्योंकि ताजरान प्रैक्टिकल लाइफ में है, ठीक है, जितनी वो पॉलिसी बनाते हैं वो 40% तक सही होती है, 60% तक पॉलिसियाँ उनकी नेगेटिव हैं, गलत हैं, जो क्या नाम है पब्लिक में और गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफ और ख़राबियाँ पैदा करती तमाम हैं। स्टेक होल्डर्स को मिला के उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जिनके लिए पॉलिसी तो ये बनाई जा बेहतर रही है अंदाज वो में भी पॉलिसी जो है वो उसके अंदर क्योंकि देखें शामिल हर है। मार्केट से सदूर जनरल सेक्रेटरी हैं, आप किसी को अटैच कर लें अपने साथ। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। हमने बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो इन डिटेल डिस्कशन की, काफ़ी सारा पॉइंट्स जो हमारे रह गए हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपको प्रोग्राम में जो है वो दावत देंगे और आपसे जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। फराज, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी जो है वो एक्टिव नज़र आ रहे, तो काफ़ी ज़रा चीज़ों पर जो है आपने रोशनी डाली। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ताजिर हज़रात के मसाइल के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन डिटेल डिस्कशन हुई। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम का वो हिस्सा जो आपको पहला हिस्सा जो है वो पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बात करनी है शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से कि अज़दवाजी ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं उनकी वजूहात क्या होती है और उनको रिज़ॉल्व किस तरह किया जा सकता है। हमारे साथ तहसीन साहब मौजूद हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे इन सारे मसाइल के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसाइल होते किस वजह से हैं और इनको जो है वो रिज़ॉल्व किस तरह किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, मैं चाहूँगा ज़रा ये बता दें कि बुनियादी तौर पर एक जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर मसाइल कब पैदा होना जो है शुरू हो जाते हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं? अच्छा, ये एक तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके इस चैनल के तवस्सुल इस एक टॉपिक के ऊपर मतलब एक डिस्कशन का मौका मिला है, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में एक ऐसी मतलब एक लॉबी क्रिएट हो चुकी है कि इसके ऊपर लोग डिस्कस करना समझते ही नहीं हैं। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर लाजमी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हम सम टाइम इग्नोर कर रहे होते हैं और उस इग्नोर करने के पेश नज़र मसाइल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि आप देखें कि दोनों फैमिलीज़ जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशंस होती हैं, चाहे एक ही ख़ानदान हो चाहे मुख्तलिफ हों, घर में मुख्तलिफ सेटअप होने की वजह से जब इनमें आपस में एक टाइम के बाद एक दूसरे के साथ लिविंग सेटअप स्टार्ट हो जाता है, एक ही घर में वो रहते हैं, अपनी नई लाइफ स्टार्ट होते हैं, सबसे मेजर जो चीज़ होती है उसमें आ जाता है आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू को ना समझना, एक दूसरे के जहन को ना समझना, एक दूसरे के माहौल को ना समझना। तो ये एक ऐसे बुनियादी एक ऐसे अंसर हैं जिसकी वजह से हमारी माशरे के अंदर शादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात होता है। अब होता क्या है कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बैकग्राउंड से होते हैं, मुख्तलिफ़ उनकी स्कूलिंग होती है, उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो होती है इंसान की एक दूसरे के साथ जो तवक्कुआत होती है, इन सारी चीज़ों के पेश नज़र हमारे माशरे के अंदर जो देखा जाए जो शादीशुदा ज़िंदगी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई इसके असरात होते क्या हैं। अच्छा जनाब, ये सारे मसाइल जब हम गुफ्तगू करते हैं ये अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा आते हैं या लव मैरिज में ज़्यादा आते हैं? ये जो आपने बात की अरेंज और एक लव मैरिज, ये एक ऐसी कसौटी है जिसको अगर देखा जाए तो अज़ल से कोई भी सुलझा नहीं सकता। उसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह है, मैंने आपको वही चीज़ इसमें बता दी है कि सबसे अहम चीज़ आ जाती है आपका एक दूसरे के साथ ज़हनी अमान की। अच्छा, अगर बात की जाए सबसे पहले अगर लव मैरिज के हवाले से, होता क्या है कि शादी से पहले आपका एक दूसरे के साथ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या किसी जगह आप वर्क करते हैं, फॉर अ टाइम बिंग आपके एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली और हेल्दी किस्म की सिटिंग होती है, वहाँ आप एक दूसरे के मिजाज को उस नपे तुले माहौल के अंदर अंडरस्टैंड कर और आप एक दूसरे के साथ एक बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, उस टाइम पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं
और जो वो चाह रहे होते हैं कि हम किस तरह जो है वो दूसरी पर्सनालिटी हमें पसंद करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है वो भी एक रोल प्ले करता है उसके अंदर। उसमें अगर देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इस शादी को इस तरीके से समझता हूँ जिस तरह से हमारे यहाँ मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। ओके। मार्केटिंग मैनेजर्स में आपने देखा होगा अगर सपोज अगर उनके पास कोई भी प्रोडक्ट होती है तो वो अपने एक कंपटीशन में होते हैं कि हमने इस अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी माहौल में, माशरे में मेल्स भी मुख्तलिफ होते हैं, फीमेल्स भी, हर कोई अपनी यूनिकनेस को शो करने की कोशिश कर रहा था। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी उस यूनिकनेस को साबित करते करते हम बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि एक आर्टिफिशियल पहलू में चले जाते हैं। तो एक इंसान का एक कुदरत ने एक ऐसा एक बनाया है सेटअप कि जितना आप किसी को दिखाते हैं बाज़ दफ़ा क्या होता है वो उन्हीं बातों को अपने ऊपर हाईलाइट करना शुरू कर देता है अपने जहन में। होता क्या है, शादी से पहले आप किसी एक ऑफिस में काम करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी में हैं या आपका वट कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मेल जोल हो गया, आप नपे-तुले अल्फाज बात करते हैं, आप अपने आप को बड़ा बयान करने की कोशिश करते हैं, आप एक दूसरे के उतार चढ़ाव या मिजाज को नहीं समझते। हालात ये होते हैं कि बाज़ दफ़ा शादी के बाद जो असल देखा जाए लड़ाई झगड़े वहाँ से शुरू होना शुरू होते हैं जब आप एक दूसरे के साथ वो की हुई बातें, आप एक दूसरे के मिजाज को नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ एक चीज़ जो नोट की गई है वो ये है, किसी भी बात के ऊपर अगर इख्तलाफ शुरू हो गया है, चाहे वो शादी अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, एक बात जिसको हमारे हाँ बड़ा सादा अल्फाज में कहा जाता है अना का पहलू, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कि मैंने अपनी गलती को नहीं मानना। अच्छा जनाब, वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर थोड़ा सा मैं रहना चाहूँगा। लव मैरिज में तो थोड़ी सी आपकी हमांगी हो जाती है ना, आप एक दूसरे को पहचान लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल ही आप एक दूसरे के लिए नया एक शख्स है, उसको आप नहीं जानते, पर्सनालिटी का भी नहीं पता, पहले कभी बात भी नहीं, अक्सर औकात अब तो बात हो जाती है, आप पहले मिल भी लेते हैं, हमारे यहाँ इंगेजमेंट के प्रोसेस भी थोड़े लंबे चलते हैं। तो मैं ज़रा चाहूँगा कि ये बता देंगे क्या चीज़ बेहतर है या किस में इस तरह के मसाइल जो हैं वो कम होते हैं, या बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो गेज नहीं किया जा सकता। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर देखा जाए तो हमारे दीन के रूह में सबसे अहम बात यह है कि जब शादी होने लगती है तो इस चीज़ का हमें हमारा दीन भी कहता है कि लड़की की मर्ज़ी पूछी जाए। जी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लड़कियों को अगर अरेंज मैरिज में देखा जाए, अगर उसकी कहीं पर कोई भी एक अपनी ज़हनी अमानगी अंडरस्टैंडिंग है तो माँ बाप एक अपनी एक जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो एक कह देते हैं कि हमने फ़लाँ जगह लड़की का एक रिश्ता तय कर दिया, उससे पूछे बगैर। उसकी वजह क्या, वही बात है कि कम्युनिकेशन गैप। होता क्या है कि माँ बाप की अगर वो इज़्ज़त को रख कर लड़की शादी कर भी लेती है तो उसका क्या होता है कि जब नई जगह जाती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती। ये बात है कि अरेंज मैरिज की। अच्छा, अगर लव मैरिज में देखा जाए, आप किसी के साथ जो एक वादा करते हैं, जो आप उसको ख्वाब दिखाते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आपकी 10 रुपए की, आप उसको कहते हैं मेरे पास ये चीज़ 100 रुपए की है, वो चीज़ अगर आपके तवक्कुआत पूरे नहीं होते तो वो मामला फिर बहस से किसी और मामला की तरफ। बिल्कुल। फिर इन दोनों बातों को अगर इकट्ठा किया जाए, लव और अरेंज मैरिज के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजूहत अगर देखा जाए, अगर कोई भी मामलात है दो लोगों के दरमियान में है, अगर वो वहीं तक रह जाए तो मामलात वो हल हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, चाहे आप अकेले भी रह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि वर्ड ऑफ माउथ बातें ट्रैवल करती हैं। जब आप अपने मसाइल दूसरों को बताते हैं तो वो घूम घूम के वहीं दोबारा आ जाती है जहाँ से बात शुरू होती है। तो बयान किसी और अंदाज में तो वो फिर लड़ाई का सबब बनते हैं। मैं इस शादी को बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इस तरह से देखता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा एक बच्चे को स्कूल में दाखिल किया जाए। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा 3 साल का है या 4 साल का या बच्ची है, जब वो घर से निकल कर स्कूल के माहौल में आएगी तो उसको अपने वालिदैन के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। पैम्पर होते हैं बच्चे। बिल्कुल। उसने रोना भी है, उसने एडजस्ट भी होना है। ये डिपेंड करता है वहाँ के माहौल पर वो उसको कितनी केयर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर कोई लड़की आ गई है या लड़के और लड़की एक इंडिविजुअल सेटअप में रह रहे हैं तो लड़की बहुत दफ़ा ये होती है कि एक ही दिन में वो मेरे मुताबिक होना शुरू हो जाए। इसमें सबसे ज़रूरी बात वही है कि आप एक दूसरे को वक्त दें।
अगर आपकी किसी बात पर नहीं बन रहा, तनाज़ा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टाइम दें। अब टाइम में भी ये नहीं कि आप कोई हफ्ते या साल आने, आप 10 मिनट का एक वक्फा ले सकते हैं, घंटे का ले सकते हैं, खामोश हो जाएं। लेकिन चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, जो मामलात आप एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, वो आप किसी तीसरे को बीच में बिठाकर हल नहीं करवा सकते। जनाब, इसमें इन सारे मसाइल पे आगे हम जाकर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसमें मुझे ज़रा प्री मैरिज काउंसलिंग का किरदार ज़रा बताइएगा। क्या वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता कि शादी से पहले एक ऐसी काउंसलिंग की जाए जिसमें आगे आपको बताया जाए कि आपके यहाँ एक औलाद भी होनी है, उसके ये मसाइल होंगे, आप दोनों के दरमियान एक इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपने उनको डील किस तरह करना है कि नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है वहाँ पर। ये बात आपने बहुत खूबसूरत की है। मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे माशरे में इस तरफ आज तक तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ सोची जाती है कि अगर किसी को किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के लेकर जहनी मरीज़ है, वो जहनी मरीज़ है। हालांकि अगर मगरबी माशरे में देखा जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर अगर देखा जाए किसी को कोई भी मसला, हत्ता कि अगर देखा जाए तो चाइना में भी इस तरह से कंसेप्ट बन चुका है कि अगर किसी का कोई जहनी मसला है तो उसको वर्किंग में भी उसको लीव मिल जाती है। असूल ये होना चाहिए, प्री मैरिज से पहले अगर वालदैन को पता है लड़का है उसका कोई जहनी मसला है, लड़की है उसका जहनी मसला है, उसको आप छुपाए नहीं। देखिए, जिस्म भी हमारा हिस्सा है, तो हमारी सोच भी हमारे एक जिस्म का हिस्सा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारा बच्चा या बच्ची कोई चीज़ बयान कर रहे हैं वो हरफ आखिर है। अच्छा जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक रिपोर्टर जो हैं वो मौजूद हैं, शकील सुल्तान, जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के रेट से आगाह करेंगे। जी शकील, क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? जी, मैं इस वक्त मुल्तान की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और सब्ज़ी मंडी में इन दिनों मकामी सब्ज़ियाँ जो मुल्तान या इससे मुंसलिक दीगर जो देहात हैं वहाँ से आ रही हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च की सरकारी कीमत 100 से कम है और 80 रुपये से लेकर 86 रुपये तक मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में ये ज़्यादा महंगे फ़रोख्त हो रहे होते हैं। इस वक्त सब्ज़ मिर्च जो है वो 120 तक भी मिल रही है, प्याज और टमाटर जो हैं, प्याज 100 तक मिल रहा है, जबकि टमाटर की कीमत किसी हद तक 20 रुपये कम है, 80 तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ आलू की बात करें तो आलू सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ी हुई रहती है। आलू की सरकारी कीमत जो है वो 50 से 60 तक मुकर्रर की जाती है इन दिनों, लेकिन मार्केट में आलू 80 तक भी फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन जबकि मंडी की बात करें तो मंडी में 10 से 20 रुपये मार्केट की निस्बत कम होते हैं और सरकारी रेट का और इनका मार्केट का तो एक बड़ा फ़र्क मौजूद होता है। खुदसाख्ता महंगाई की वजह से भी शहरियों को परेशानी होती है। लेकिन अदरक, लहसुन, इनकी कीमत ऐसी है कि आम शहरी के लिए ख़रीदना मुश्किल है। अदरक जो थाईलैंड से मंगवाई जाती है वो 400 तक फ़रोख्त हो रही है। लहसुन जो है वो चाइना का इन दिनों दस्तियाब है, देसी लहसुन कम दस्तियाब है। लीम वो भी 400 तक मिल रहा है, जबकि लीमू उसकी सरकारी कीमत और मार्केट की कीमत इन दिनों किसी हद तक बराबर आई हुई है, 70 से लेकर 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ बात करें फलों के हवाले से तो फल काफ़ी महंगे हैं, ख़ासतौर पर अंगूर, अनार और सेब। सेब जो है वो 400 तक मिल रहा है, उसकी सरकारी कीमत इससे कम है, 335 तक मुकर्रर की गई है। अनार 600 तक फ़रोख्त हो रहा है, अंगूर भी 800 तक फ़रोख्त हो रहा है। अंगूर चूँकि अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता है, अनार भी दूसरे इलाकों से मंगवाया जाता है, इसलिए इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और अंगूर का मौसम भी ख़त्म होने को है, इसलिए अंगूर की जहाँ पे मार्केट में किल्लत होती है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है अगर कहीं दस्तियाब हो जाए तो। जबकि चिकन और अंडे की बात करें तो अंडे जो है वो 344 रुपये फ़ी दर्जन तक मुकर्रर की गई हैं। पिछले एक हफ़्ते में अंडे की कीमत में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, लेकिन चिकन की कीमत में उतार चढ़ाव रहता है। चिकन जो है वो मार्केट में 450 से 500 तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि इसकी सरकारी कीमत इससे कम है। ओवरऑल मार्केट में सरकारी और मार्केट कीमतों का फ़र्क बरकरार है। मकामी सब्ज़ियाँ सस्ती हैं, लेकिन दीगर इलाकों से मंगवाई जाने वाली सब्ज़ियाँ महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन जो है वो हमें आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। आपने बताया कि एक जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें और जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स हैं उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क है। उम्मीद करते हैं कि ये फ़र्क जल्द अज जल्द ख़त्म होगा, ये जो ब्रिज है इसको गैप किया जाएगा और एक्चुअल मार्केट के रेट्स पे जो है वो चीज़ें जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी आवाम को, और ये खुद साख्ता जो महंगाई है इसको ख़त्म करने में जो है वो हमारी इंतज़ामिया कामयाब होगी। तहसीन साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे जो अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर, मैं चाहूँगा वहीं से आप अपनी बात को कंटिन्यू करें जो प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में हम बता रहे थे। उसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर देखें किसी के साथ कोई भी ज़हनी मसाइल हैं, क्योंकि कोई किसी के बैकग्राउंड को नहीं जानता होता, इसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमारे माशरे में ये जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं आज के इस मौजूदा जदीद दौर में, तो मेरा तो ये अपना एक ज़ाती मशवरा यही है कि इंसान को काउंसलिंग लेनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए किसी के अंदर कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं,
वो भी अगर उस चीज़ को अगर इम्पोर्टेंस दी जाती तो साइकेट्रिक इश्यूज़ को भी देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मसाइल रहेंगे तो वो उसकी लाइफ के साथ साथ चलेंगे, ना सिर्फ उसको डिस्टर्ब करेंगे बल्कि उसकी आने वाली ज़िंदगी को भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होगा वो। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इस ट्रेंड को किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, किसकी ज़िम्मेदारी है कि क्या कोई बिल इस तरह का लाया जाए कि जिसमें मैंडेटरी किया जाए कि अब जी हैं वो शादी से पहले एक शादीशुदा जोड़े ने जो प्री काउंसलिंग की तरफ जाना है, या अवेयरनेस की ज़रूरत है? आप जैसे साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि पढ़ा लिखा तबका तो कम अज़ कम इस तरफ आए। अच्छा, ये बात आपने बहुत अहम की है। इसमें सबसे अहम रोल जो है ना वो आपकी मीडिया का रोल है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में हर इंसान, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो टिकटॉक या अपना किसी न किसी अपना कोई ना कोई जो व्लॉग्स वगैरह तो उनको देखते हैं। इसमें मीडिया का एक तो बहुत अहम रोल है। सबसे बड़ी बात और अहम बात, इस तरीके के कोई बिल बनाए जाएँ जिसमें एक चीज़ को एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार किया जाए कि किसी भी इंसान के अंदर अगर कोई भी इस तरीके से इश्यूज़ हैं, ना कि वो स्टार्ट में अपने आप को वो इस तरीके के अपने आप को कैमोफ्लेज कर ले कि वो इन चीज़ों को छुपाए, बाद में उसके और माशरे के लिए प्रॉब्लम्स हों। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा किसी जॉब को रखने के लिए किसी न किसी का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो इस तरीके के टेस्ट होने चाहिए जिसकी वजह से उसकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी असर ना हो, ना आने वाली ज़िंदगी में माशरे पर उसके असरात। अच्छा जनाब, अगर हम ये जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, साइको एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तफसीलन जो है वो रोशनी डालिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप जो है वो पॉइंट उठा रहे हैं। इसमें कितना टाइम लग जाता है, किस तरह किया जा सकता है, तफसीलन इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद कुछ गेस्ट होंगे, सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर। तहसीन साहब ने जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो रोशनी डाली। तफसीलन उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ उमैर मुश्ताक मौजूद हैं, जो कि एक यंग शायर हैं। इस वक्त काफ़ी जो है वो मकबूल हैं हमारी यूथ में, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी शायरी जो है वो पसंद की जाती है। इनसे जो है वो सवाल करेंगे कि इस वक्त शोरा हज़रात के हालात क्या हैं, इन्होंने शायरी का आगाज़ किस तरह किया, क्योंकि कहा जाता है कि शायर होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता। तो इस मुताला किस तरह कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अलमिया आज का ये है कि हमारी शायरी जो है वो जो अच्छी शायरी है वो एक मखसूस तबके में जो है वो सिमट के रह गई है। जो मकबूल जो शायरी है वो मुग़ल्लज़ात से भरी हुई है। वो शायरी जो हमारे जो मयार है हमारे ख़ित्ते की शायरी का, उस मयार पे नहीं उतरती है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया और सिलसिला। तो शायरी का आगाज़ जो है वो 2017, 18, 19 में किया। घर में एक माहौल मौजूद था जिसकी वजह से ये आगाज़ किया मैंने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर कहने शुरू कर दिए। फिर मेरी डिग्री भी साथ साथ चलती रही, बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, शायरी भी करता रहा। फिर 21-22 में जाकर कोई मुशायरे वगैरह पढ़ने स्टार्ट किए। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो जैसे ही सोशल मीडिया पे आई, फिर लोगों ने पसंद किया, बड़ा प्यार दिया, और फिर चीज़ें जो है वो चलने लग गई। तो बस ये कोई 6-7 बरस हो गए हैं इस काम में हमें। अच्छा उमैर, कहा जाता है कि शायर जो होता है वो बनाया नहीं जा सकता, उसको शायरी जो है वो सिखाई नहीं जा सकती, वो खुदा दादी सलाहियत है वो आपके अंदर होती है। आपकी शायरी की जो सलाहियत है किसने पहली दफ़ा जो है पहचान दी? आपके वालिद साहब ने, वालदा ने, या ख़ानदान में से किसी और ने पहचाना कि हाँ आपके अंदर ये जो हुनर है जो मौजूद है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक हमारे शायर गुजरे हैं, उनका शेर है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बिल्कुल, तो ये बात ठीक है। मतलब आप म्यूज़िक सीख सकते हैं अकेडमी में जाके, आप एक्टिंग सीख सकते हैं किसी थिएटर में या एक्टिंग स्कूल में जाके। शायरी वो एक फ़न है, वो एक काम है जो है या नहीं है। तो क्योंकि हमारा एक माहौल था घर में एक शायरी का, और शायरी घराना था हमारा ताल्लुक़ है, और फिर किताबें मौजूद थी, अदब था। फिर जब मैं शायरी सुनता था तो शायरी सुनी भी मैंने बहुत है, मैंने पढ़ी भी बहुत है। शायरी का मुताला कर करके मुझे फिर अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का कि यार ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ, जब पहली दफ़ा मुझे वाज़े हुआ मुझ पर कि मैं शेर कहने लगा हूँ, तो ये वज़न की मुझे समझ आने लग गई थी। तो मैंने देखा कि वज़न में मुझसे शेर पढ़े जा रहे हैं, इसका मतलब है अब जब मैं लिखूंगा वो भी वज़न में होंगे। अच्छा, तो वो मैंने फिर जब लिखा तो वो ऑटोमेटिकली वज़न में था और फिर मैं शायर हो चुका था। अच्छा जनाब, मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि वो जो पहला जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दाद मिली हो, वो जो शेर आपका काफ़ी मकबूल हुआ, वो अता कीजिएगा। सबसे पहले जो चीज़ थी, एक शेर था कि
गजल है, 2-3 शेर सुनाता हूँ कि खुद इरशाद। अपनी जात का सानी नहीं दिया मैंने, अच्छा, खुद अपनी जात जात का का सानी नहीं दिया मैंने, मैं फानी था उसे फानी नहीं दिया मैंने बहुत वो चाहता था कि सीने से लग के रहूं मगर, वो चाहता था कि सीने से लग के रहूं मगर, पर आए पेड़ को पानी नहीं नहीं दिया मैंने। वाह, क्या बात है। तो ये अशार थे जी। जनाब, काफ़ी जो है वो शायरी में जो है वो एक दर्द नज़र आता है कि एक कहा जाता है कि कोई जब शायरी जो है वो जब बेहतर होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि कोई बेवफाई या कुछ इस तरह का हुआ है कि इस तरह के हालात से भी आप गुजरे। इसको हम लिमिट नहीं कर सकते सिर्फ बेवफाई तक। शायरी की एक अपनी ज़िंदगी है, इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, दुखों के साथ जुड़ी हुई है। वो किसी भी किस्म का दुख हो सकता है, वो उसकी माश का दुख है, वो उसको उसके गांव का दुख है, उसको उसके वालिदैन का दुख है, उसको उसकी औलाद का दुख है, उसको उसके महबूब का दुख है। तो ये बस हाईलाइट कर दिया जाता है क्योंकि पसंद लोग सुनना वही चाहते हैं, बेवफाई वाला मामला। इन सब चीज़ों से चीज़ें जो है पॉलिश होती हैं। जो आपका टैलेंट है, आप में कोई भी फन है, वो आप। अच्छा, ये मिथ नहीं है, वाकई आपके जो सलाहियत है उसके ऊपर असर पड़ता है इन सारी चीज़ों। जी 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 बिल्कुल, इसमें इसका बड़ा असर है। एक ऑब्जर्वेशन है ना, शायरी जो है ख़ास तौर पर ऑब्जर्वेशन और मुताले का प्रोडक्ट है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन और मुताला। अब जो मुताला है वो आप किताबों से कर लोगे, जो ऑब्जर्वेशन है वो तो आपने खुद करनी है ना, जो आप बीती है आपकी, जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना है चीज़ों को, तो ये मैटर करती है ये चीज़। अच्छा, अभी आपने मौश का जिक्र किया, शोरा हजरात के, आजकल हम देख रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं या ये एक मिथ है कि हालात अभी भी वैसे ही हैं, शायर हजरात पैसे कमा पा रहे हैं? इस तरह है कि जब 2019 या 20 में चीज़ें कमर्शलाइज हुई थी ना तेमा, उसके बाद कुछ लोग आ गए थे सोशल मीडिया की तरफ और जुड़ गए थे इन चीज़ों से। कुछ लोग जो है वो खुदा की तरफ से मकबूल हो गए यार, जो भी मामला हुआ। कुछ लोगों ने फिर मेहनत की और वो जुड़ गए सोशल मीडिया के साथ। अब जो लोग सोशल मीडिया के साथ उस वक्त के जुड़े हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, अच्छे शेर कहते हैं, शायरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। अब या तो वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर वो लोग हैं जो सीनियर लोग हैं और उन्होंने शायरी की है और अदबी एक मकाम है उनका अदब में, यानी वो जो कोई 30-40 4 दहाइयों से 40 बरस से जो ये इस काम में है, या फिर वो लोग हैं। बाकी जो मुआश का काम है वो इसी तरह ही है कि शायर का जो ज़रिया आमदन है वाहिद वो एक मुशायरा है। लेकिन एक मुशायरा इतना पे नहीं करता, ये एक बदकिस्मती है शायरों की, और या हम जो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को उनकी, कि वो शायर को, म्यूजिशियन को पे कर देंगे, आर्टिस्ट को किसी को पे कर देंगे, शायरों को पे नहीं किया जाता। और उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता शायर सिर्फ मुशायरे से। तो कोई और सिलसिला है जो रोज़गार है वो ज़रूरी है, ज़रिया माश, फिर आप शायरी करें साथ साथ वो चीज़ें फिर मैनेज करें। अच्छा, मतलब मैनेज अभी भी करनी पड़ रही है और अभी भी हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हुए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो मशहूर जो है वो हमारे शायर हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात की थी कि मुग़ल्लज़ात से भरी हुई शायरी आजकल बहुत ज़्यादा की जा रही है और कुछ बेवज़न शायरी भी हो रही है लेकिन दाद मिल रही है। क्या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिसनिंग कम हो गया है या वो जो स्टैंडर्ड ऑफ हमारे शोरा हजरात है वो कम हो गए हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, ये ख़ास लोग ये सवाल करते हैं। बात ये है कि चीज़ें कमर्शलाइज हो गई हैं, मैंने आपको पहले बताया। अब चीज़ों में काफ़ी तब्दीली आई है कम्युनिकेशन में, यानी जो बलाग था मीर या गालिब के ज़माने में या उनके बाद, मतलब सबू का लफ्ज़ था, अभी वो लफ्ज़ है सभी, बिल्कुल। इसी तरह कभू का लफ्ज़ था, अभी वो लफ्ज़ है कभी। इसी तरीके से कम्युनिकेशन जैसे जैसे अपडेट हुई है, जो बलाग है वो जैसे जैसे अपडेट हुआ है, उसी तरीके से हमारी जो ज़ुबान है मौजूदा वक्त में जैसे मौजूदा उसने शक्ल अख्तियार कर ली है, जो उसको अडॉप्ट कर रहा है वो नज़र आ रहा है और वो कामयाब है। अभी भी जो लोग कुछ रवायात से जुड़े हुए हैं, यानी वो जुड़े होना एक अलग बात है, लेकिन नई बात ना करना, नई बात के खिलाफ जाना, जिद्दत को कुछ लोग अपोज करते हैं, वो लोग जो है वैसा नहीं करना चाहिए जो लोग इसके साथ साथ चल रहे हैं। और वो उमेर, आपका एक इसी मौजू के ऊपर एक बड़ा एक आप बांधते हैं कि शोरा हजरात जो है वो किस तरह मोहब्बत की गुफ्तगू करते थे, मैं चाहूँगा वो ज़रा चेन हमें सुनाइएगा, वो आपकी खासियत मकबूल भी हुई थी। हाँ, वो यूँ हुआ कि एक जगह पे मैं था तो बेवफाई का उन्होंने जिक्र किया कि आजकल ये बेवफाई हो रही है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये बेवफाई आज नहीं हो रही, ये हमारे जो एंसेस्टर्स हम कहते हैं शायरों में, मीर गालिब या उनसे भी पहले कुछ इस्लामी शोरा थे, मैंने कहा ये तब हो रही है, तब से हो रही है बेवफाई। तो उस दौर में जो है वो मीर अहमद मीर थे, वो लिखते हैं कि हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। इसके बाद जो है मिर्ज़ा गालिब साहब, उन्होंने लिखा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया,
वरना हम भी आदमी थे काम के। इसी तरीके से जो है आगे मुख्तलिफ शायरी है, क्लासिक्स है, उसके बाद हर शायर ने अपना मसला बयान अच्छा, किया। इसी मौजू पे आपके भी 2-4 अशार जो हैं वो बड़े मकबूल हुए। एक जगह मुशायरे पे थे, आपको बहुत 3-4 दफ़ा जो है वो दाद दी गई और जो है वो आपको कहा गया कि वो जो है वो अशार दोबारा सुनाएं। तो मैं चाहूँगा, ये ब्रेक का वक्त हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो गई, मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद हम वापस जब आएँ तो आप हमारे लिए जो है वो अता कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जो है वो उमैर से काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे गुफ्तगू कर रहे थे। ख़ास तौर पर हमने एक सवाल किया उमैर से कि बेवफ़ाई, मोहब्बत और इस तरह की शायरी आजकल बहुत हो रही है, और जो अच्छी शायरी जिसको कहा जाता है वो एक ख़ास जो है वो लोगों में सिमट के रह गई है। वही लोग उसको सुनते हैं, दाद देते हैं, लेकिन आम पब्लिक में कमर्शलाइज़ जो शायरी है वो अच्छी नहीं हो रही। उमैर, इस मौजू पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ अशार जो हैं वो अता कीजिएगा। ज़रूर, मैं सुना देता हूँ कि तुम्हारी कद्र करता हूँ तो इस पर नाज मत करना। अच्छा, तुम्हारी कदर करता हूँ तो इस पर नाज मत करना। तुम्हारी कद्र करता हूँ तो इस पर नाज मत करना। हाँ, मुझे तुम कत्ल कर देना, नजरअंदाज मत करना। वाह वाह, मुझे तुम कत्ल कर देना, नजरअंदाज मत करना। दोबारा उससे मत मिलना, हाँ। उसे हम राज मत करना। ओके, ये मुश्किल काम है लेकिन फिर भी नसीहत है। ठीक है। दोबारा उससे मत मिलना, उसे हम राज मत करना। कहानी खत्म हो जाए तो फिर आगाज मत करना। वाह वाह। और इसी तरह कुछ और है कि क्या पता जुल्म के एहसान किया है उसने, अपने दिल को मेरा जिंदान किया है उसने। बेसबब रोने में तकलीफ बहुत होती थी, बेसबब रोने में तकलीफ बहुत होती थी, मेरी तकलीफ को आसान किया है उसने। वाह वाह उमैर। इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है लेकिन, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है लेकिन, दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। वाह, दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। वाह उमैर। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है। यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। वाह वाह उमैर, वाह, बहुत खूब। अच्छा उमैर, ये जो शायरी है आपका, एक जैसे आप कह रहे थे शायरी घराना है, आपके ऊपर एक असर है, उस तरह के लोगों में आप उठते बैठते हैं, लेकिन बहरहाल एक कमर्शलाइज शायरी हो रही है। ये जो आपकी शायरी है इस पे दाद भी मिलती है। अगर हम ये कहें कि इस तरह की शायरी पे दाद नहीं मिल रही, बेवज़न शायरी पे ही दाद मिलती है, लोग जो दूसरी तरह की शायरी कर रहे हैं, जो अच्छी शायरी जिसको नहीं कंसीडर किया जा रहा, उस पे सिर्फ दाद मिलती है, तो ये भी नहीं जाता, बात सही साबित नहीं होती। तो बताइएगा कि उस तरह की शायरी क्यों हो रही है फिर हमारे माशरे में? बिल्कुल बताता हूँ। जो नए लोग आते हैं वो जो एक कामयाब लोग हैं उन लोगों को देखते हैं, वो ये नहीं, एक शेर है एक शायर का कि अजहर फराक साहब का, कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। ठीक है, अभी वो चमक देखते हैं वो वाली, और वो ये नहीं देखते उसके पीछे क्या स्ट्रगल है। ये जो गुजर रही है सहूलत से जिंदगी, हम इस मकाम तक बड़ी मुश्किल से आए हैं। यानी उस बंदे का वो सफर नहीं देखते, वो डायरेक्ट अप्रोच करने की अपने तरीकों से, सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, रील से, उनको लगता है कि शायद अभी ये जो लोग हमें आज नजर आ रहे हैं रील्स पे, ये हमेशा से ऐसे थे। उनका जो बैकग्राउंड है, उन्होंने जो एक जिंदगी दी है शायरी को, एक क्लासिक्स को उन्होंने जिंदगी दी है, उन्होंने मुताला किया, उस चीज से वो हट के डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और वो ज़्यादा अरसा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। 2, 4, 5 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 1 साल के लिए कोई अगर नज़र आ भी जाता है सामने मंजर पे, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता, क्योंकि उसकी जड़ें क्लासिक्स में नहीं होती, मुताला उतना नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ किसी को देखकर जो है वो शायरी को जो है वो आगाज़ कर देते हैं। जनाब तहसीन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, इसमें एक चीज़ पे उसने जिक्र किया बेवफ़ाई का। इस तरह के आंसर की बेवफ़ाई की वजह से भी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शक की बुनियाद पर भी जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं, मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एक पार्टनर को जब लगना शुरू हो जाए कि वो किसी से बात भी कर लिया तो मसाइल हो जाते हैं, मिसट्रस्ट होते हैं, जेलसी होती है। तो इन सारे मामलों को किस तरह जो है वो टैकल किया जा सकता है? अच्छा, नहीं, इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो आज के जो इस मौजू है इसमें उमैर साहब ने भी मतलब एक जान अपनी उस मौजू में मज़ीद डाली है, लेकिन बात यह है कि बात का मतन वही है, लेकिन उसको बयान करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उमैर साहब ने उसको शायरी में बयान कर दिया और मैं उसको अपने अल्फाजों में बयान करना चाहूँगा। उसमें ये है कि सबसे पहली बात यह है कि
आपका एक दूसरे के साथ मिजाज ना मिलना सिर्फ ये नहीं होता कि ये शक की बुनियाद पर है। सबसे अहम बात होती है कि इंसान शादी के बाद किसी भी हालात में चला जाता है, वो चाहे ख्यालाती हालात में चला जाता है या जिस तरीके से उमैर साहब इसको बयान कर रहे थे कि वो अपने अल्फाजों को एक वो शेर व शायरी के हालात में, सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की होती है, वो होती है कि आपके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप। मतलब ये है कि आपको एक चीज़ मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से बताता चलूँगा, वो ये है कि हमारे यहाँ माशरे में चाहे आपका वो महबूब है, चाहे वो आपकी बेगम है, चाहे कोई भी एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है जिसमें बहुत ज़्यादा खुद पसंदी बहुत ज़्यादा ओके, जिसको सादा अल्फाज में हम कहते हैं नार्सिसिस्ट या अनापरस्त, जो सादा लोग समझते हैं। कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी मौजू पर अगर बहस हो गई है शादी के बाद, असूल ये बनता है कि अगर आप कुछ वक्त के लिए चुप कर जाते हैं तो उसको बैठकर आप उसको डिस्कस करें। हमारे यहाँ क्या होते हैं कि अगर लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है तो वो दोनों एक दूसरे को ये समझ रहे होते हैं कि मैं इससे क्यों बात करूँ और मैं करते। अब उस मैं का नतीजा क्या होता है कि वो मैं करते करते वो दिन घंटे दिनों में और दिन महीनों में और सालों में तब्दील हो जाते हैं। मामलात कुछ नहीं होते, सिर्फ अना की वजह से खुद साख्ता सवालात होते हैं और ख़ुद साख्ता जवाबात होते हैं। अब हमारे यहाँ जो भी एक क्लिनिकल सेटिंग में आते हैं, हम ये नहीं होते कि मियाँ बीवी को डायरेक्टली तौर पर साथ बिठाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता क्योंकि प्राइवेसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके ऊपर जाने से पहले कि आपके पास चंद लोग आते होंगे, हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग की या उसके बाद जो झगड़े हो रहे हैं उसके बाद काउंसलर के जाने के का एक रुझान है, लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है या अभी इसमें भी कमी है? उसमें ये कि देखिए, हम माशरे के ना तकाजे तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, अब हम 1965 या 1975 के दौर में नहीं है, 2025 के एंड आ चुके हैं। अब ये जो दौर है ये बहुत एडवांस दौर है, लोग इन चीज़ों को समझते हैं और हमारी यूथ बहुत पढ़ी लिखी है। होता क्या है कि अगर कोई भी केस हमारे पास आया है तो हम ये नहीं होता कि दोनों को इकट्ठे बिठाएंगे, वो तो मामला बहस के मौजू की तरफ जाए। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है कि हम बिठाते हैं, सबसे पहले अगर फीमेल को बिठाए, उसकी बात को सुनकर प्राइवेसी में उसके क्वेश्चंस को लिख लिया, फिर उसके बाद मेल की सुनी, फिर उसके बाद एक केस स्टडी हम तैयार करते हैं कि मामला कहाँ पर है, क्या इनमें कोई अना का मसला है, कोई इनकी शख्सियती पहलू का मसला है, कोई डिप्रेशन का मसला है या स्ट्रेस का मसला है। वही बात आ जाती है कि मसाइल होते हैं लेकिन लोग उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या चीज़ है, एक शादीशुदा है इंसान है, उसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन की खसूसी अलामात में क्या है, खाना कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना, ये बहुत थोड़ा सोना, ये बहुत। सबसे अहम बात वो ये है कि आपकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इंसान को अपनी जो एक अहलिया है या अपना एक जो पार्टनर है उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। दिलचस्पी इस सेंस में आप उनकी बातों को एक दूसरे को बर्दाश्त न करना, आप एक दूसरे को उस तरीके से तवक्कुआत से अहमियत न देना। यहाँ पर जब इस तरीके से मसाइल आना शुरू होते हैं तो शक व शुबहात में तब्दील हो, वो जो आप क्वेश्चन पर। इसके अलावा सबसे अहम बात, ये जो मोबाइल है इसने हमारी माशरती और उसके अलावा हमारी जो अज़वाजी ज़िंदगी है इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। अच्छा, इस सेंस में आपका फॉर एग्जांपल फेसबुक आपके मोबाइल पर लॉग इन है, नेट की एक्सेस तो है, आप चाहे वर्क भी करें, आपके पार्टनर भी अगर उसके अंदर आपके साथ फ्रेंड लिस्ट में है, चाहे आपकी बेगम है या चाहे आप जिससे मोहब्बत करते हैं, उनको ये लगेगा कि आप हर वक्त ऑनलाइन है, किसी और के साथ कांटेक्ट में है। चाहे इवन आप उस टाइम के ऊपर बैठे हुए अपने मीडिया का कोई काम करें या कोई ऑडिट अफसर है वो अपना ऑडिट बैठा हुआ कर रहा है। मसाइल यही है कि ये मोबाइल, इन चीज़ों ने भी हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा शक का एलिमेंट। अच्छा, इन सारे इश्यूज़ को किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है? हम जब पढ़ते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, वो कहते हैं कि आप अपने या तो दोनों पार्टनर्स को ट्रस्ट में लेके एक दूसरे का पासवर्ड मालूम होना चाहिए, या दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि प्राइवेसी कंसर्न भी होना चाहिए। उसकी जो है वो दोनों पार्टनर्स की अपनी एक इनफरादी ज़िंदगी भी है, प्राइवेट लाइफ भी है, उन्होंने उसको इन्जॉय करना है, जो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी है उन्होंने उसको इन्जॉय करना है। अच्छा, जहाँ तक सबसे पहली बात यह कि पासवर्ड की, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि एक लीगल इशूज़ हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर ला के जो लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, सबसे अहम इसमें जो बात आ जाती है वो ये है कि अगर आपको किसी भी बात के ऊपर एक दूसरे के साथ आपकी गुफ्तगू नहीं मिल रही, सबसे अहम बात है कि आप उसको बैठकर तामुल से आप उसको एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड और मेन बात वो ये है कि अगर आपका एक दूसरे के साथ कोई भी इस तरीके से है कि अगर आपका मियाँ है या बीवी है, घर के अंदर अगर एक को लग रहा है कि मुझे अहमियत नहीं दी जा रही, तो आप अपने काम एक दूसरे के साथ तकसीम कर लें। ठीक है, उसमें जब आप दिन के अपने काम एक दूसरे के साथ पहले तकसीम कर लें तो आप एक दूसरे के साथ बैठकर किसी मौजू के ऊपर शाम को या रात को डिस्कस कर सकते हैं। जब
इस तरीके से सूरत हालों का आप गुफ्तगू भी ना करें और ख़यालाती ज़िंदगी में समझें, वो कहें कि ये भी मुझसे गुफ्तगू करे, मैं क्या, और वो सोचे मैं क्या मौजू पे करूं। तो अल्लाह ताला ने लड़की की कोई फितरत ऐसी बनाई है जो जो कहती है कि कम अज़ कम मुझे समझा जाए। क्यों उसको हम सिनफ नाजुक का नाम देते हैं? अगर हम उसकी तवक्कुआत पे नहीं आ रहे, अगर हम उसको समझ नहीं रहे, अगर हम उसकी बातों की अहमियत नहीं दे रहे, चाहे आपके लिए उसके लिए महल खड़े करते हैं, उसके लिए तो वो चीज़ अहमियत नहीं है। क्योंकि खुशी जो होती है बेसिकली आपके अंदरूनी होती है। जब आप किसी को वक्त भी नहीं देखें, अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, किसी गैदरिंग में बैठे हुए आप खाना खा रहे हैं, 4 हैं या 5 हैं, और खाना भी टेबल पर पड़ा है और सब बैठे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको थोड़े टाइम के बाद फील होगा कि हम फिर क्यों आए हैं यहाँ पर। यही होता है एट द एंड के मोबाइल रख दें और बैठ कर गपशप करें। अगर फॉर एग्जांपल शादी हो गई है, चाहे अरेंज मैरिज भी है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, अगर आप एक दूसरे को वक्त ही नहीं देते, दिन में वो ऑफिस है, वो भी फॉर एग्जांपल ऑफिस है, या अगर घर पे भी है, ठीक, शाम में आते हैं मोबाइल पे रख देते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तो वो जो दिन है ना वो आपको फिर सालों में आपको गुजरते हुए महसूस होंगे। ठीक है। अच्छा, जो सवाल मैंने बुनियादी आपसे किया था कि क्या दोनों की अपनी एक इनफरादी ज़िंदगी होनी चाहिए, या हर ज़िंदगी के जो हमारे जैसे ऑफिस लाइफ है उसके अंदर एक पार्टनर का अमल दखल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर ऑफिस लाइफ ले रहा हूँ, कोई भी ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो सकता है, या दोनों को अपनी एक इनफरादी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और जब घर में आते हैं तो एक दूसरे के साथ वक्त जो है वो गुजारना चाहिए। देखें, इसमें सबसे अहम बात यह है कि देखें, इंसान कोई भी है ना, उसकी एक बाउंड्रीज होती हैं। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ बुरी लगती है। अगर आप वन टाइम किसी को कोई चीज़ कहते हैं, आपको मिजाज से महसूस हो जाता है कि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। हमारे यहाँ क्या है, हम लोग समझते हैं कि शादी कर ली, हमने कोई भी बात है उसको फोर्सफुली उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो बात आप वाली है कि अगर आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हैं, आप एक दूसरे की बाउंड्रीज़ का जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर। जैसे सर ने कहा कि एमिकेबली रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि अना का मसला जो है वो बना लिया जाए। उमैर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अक्सर औक़ात हमारी जो शायरी है ज़्यादातर वो इन्हीं मौज़ूआत पर लिखी गई है। अगर आपके कोई इस मौजू पर अशार हों तो प्लीज़ अता कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि इंडिविजुअल का उनको हक़ होना चाहिए इनफरादी ज़िंदगी का या नहीं, तो मेन मसला यही है कि इनफरादी ज़िंदगी में भी मेरी ज़ात किसी से जुड़ी हुई है। अब उसकी इनफरादी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना हो जिससे मुझे तकलीफ़ हो। अब अमूमी तौर पे क्या होता है इस सारे मामले में, थर्ड पर्सन जो होता है वो तकलीफ़ का बाइस होता है। यानी एक रिलेशनशिप है, वो मैरिड है या बिफोर मैरिज, ठीक है। तो इस मौजू पे मैंने एक शेर लिखा था कि तीसरे शख्स से दुनिया में सभी डरते हैं। तीसरे शख्स से दुनिया में सभी डरते हैं, तीसरे शख्स से वो शख्स अकेला ना मिले। तो ये जो तीसरे शख्स का दुख है, ये किसी की मौत से भी बड़ा दुख है। मरने से तो बंदा चलो चला जाता है ना, एक गम है, वो सब्र करना है। जब आप किसी कोई आपका अजीज है, आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन वो जो है वो धोखे से कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्व है, तो ये बड़ा तकलीफ वाला प्रोसेस है। ये हमारे शोरा हजरात के बारे में कहा जाता है कि बड़े सेंसिटिव लोग हैं। मोहब्बत के को है जो वो हर शायर की जो है वो अपनी एक डेफिनेशन है। अगर आपकी मैं ज़ाती डेफिनेशन जानना चाहूँ, मोहब्बत क्या है? वो जो हम एक दफ़ा पहली दफ़ा मिलते हैं, वो जो इन्फैचुएशन है वही मोहब्बत है, या मोहब्बत कहा जाता है कि ला हासिल है, अगर आपको नहीं मिल रही असल मोहब्बत वही है अगर आप उसको पा नहीं सकते? ये हतमी राय इस पर तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन यही है कि जितना हमने सुना या जितना एक्सपीरियंस किया इस उम्र अब तक जितना किया, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर लिया आपने इस एज तक। मैंने वही कहा ना कि इतना ज़्यादा नहीं है, हतमी राय नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि मोहब्बत जो है वो अगर हासिल हो जाए तो उसका वो एक चार्म है जो वो नहीं रहता। एक जो नारसाई की मोहब्बत है, एक जो एक खला है, यानी एक ना मतलब पता नहीं क्या है, एक इमेजिनेशंस है, वो जब पीक पे पहुंच जाती हैं तो उसका एक शेर है किसी का कि जो तेरी जुस्तजू में छोड़ दिया उसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं। उसका नेमुल बदल तो तू भी नहीं, वाह। ठीक है। तो एक जो बंदे ने एक खलाई एक घर बनाया होता है या इमेजिनेशन एक बनाई होती है किसी के बारे में, मोहब्बत में जो बंदा क्रिएट कर लेता, अगर वो बंदा आपको हासिल भी हो जाए तो
मतलब वो फिर मोहब्बत मज़ा नहीं है, आता, वो चार्म चार्म नहीं खत्म रहता। हो जाता है क्योंकि अब तो आपने उस इसीलिए चीज़ को हाँ, हासिल कर इसीलिए लिया। हमें कहा जाता है कि हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, और ये तकरीबन ये बात मिलती जुलती है रियलिटी से। ठीक है, मैं तहसीन साहब आपका भी इसके ऊपर पॉइंट जानना चाहूँगा एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू बिलीव कि क्या है प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत क्या है? अच्छा, इसमें ना मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ देखा जाए तो उमैर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मोहब्बत के कई तकाज़े हैं और कई उसमें हैं जिसमें आप उसके साथ अपनी जस्तजू को महसूस करते हैं। मोहब्बत आपकी इसमें हकीकी भी हो सकती है और मजाजी भी हो सकती है। अब कंडीशन ये है कि मोहब्बत बेसिकली है क्या चीज़, वो जिस तरीके से पितरस बुखारी ने कहा है कि आप दोस्त क्या है कि आप किसी के साथ बैठे हैं, कोई बात भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको बैठने में मज़ा आ रहा है। अच्छा जनाब, मैं चाहूँगा कि हमारे पास बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड है, अगर हम अब जो पूरी गुफ्तगू है उसको कूज़े में समा सकें, बिल्कुल 15 to 20 सेकंड्स में कीजिएगा। उसमें ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को जितना सादा से ज़्यादा सादा बनाता है ना, वो उसके लिए भी आसान होता है और उसके साथ जो बाकी भी लोग मुंसलिक होते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। तहसीन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो आज हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कशन की। उमैर, मैं चाहूँगा बिल्कुल प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो आपके अशार के साथ किया जाए, बिल्कुल लास्ट में अगर कोई चीज़ आप ऐड करना। मैं 3 शेर सुना देता हूँ कि जीव नहीं कि बस अधूरी रह गई, बात तो पूरी की पूरी रह गई, साथ होकर भी नहीं थे साथ हम, क्यों गले लगकर भी दूरी रह गई, सुलह कर ली उसने 2 शेरों के बाद, सुलह कर ली उसने 2 शेरों के बाद, ये गज़ल फिर से अधूरी रह गई। वाह उमैर वाह। नाज़रीन, इसी के साथ, इसी खूबसूरत शेर के साथ हम जो है वो अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।